डॉक्टर संदीप, दो चीजें जल्दी से बता दीजिए। ये जो जो अजीत पवार साहब का हादसा हुआ, वो मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं कि भाई एक श्रद्धांजलि है, एक महाराष्ट्र में बहुत कुछ जैसा लोग कह रहे हैं कि होने की उम्मीद थी, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला था और अजीत पवार के जाने से वो कुछ चीजें पॉलिटिकली रुक गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार के जाने से दो चीजें हुई। एक तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया जो गाइडलाइन आई थी अभी, जो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज को जो फॉलो करना था, उस पे जो आंदोलन चल रहा था, मुझे लगता है कि वक्ती तौर पे सरकार के लिए थोड़ी राहत हो गई है कि वो थोड़ा मामला अभी एक आध दिन थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन वो तो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसी आग है जो सुलग ही रही है, सब तरफ उसका है, चर्चा तो है ही, उसको जो यंगस्टर कैसे उसको छोड़ देगा। और दूसरी बात जो सरकार के लिए है, वो जो ये यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुई थी, इसको सरकार बहुत हल्ला मचाने वाली थी। ये अलग बात है कि वो ऑडी और वो बीएमडब्ल्यू और वो सब गाड़ियां कहां आएंगी, क्योंकि मूल रूप से उसका पहला ये है कि ऑडी सस्ती हो गई, बीएमडब्ल्यू सस्ती हो गई। उसका दूसरा ये है कि महंगी शराबें सस्ती हो गई, तो वो महंगी शराबें सस्ती हो गई। तीसरा उसमें यह है कि ऑलिव ऑयल हो गया। अब हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हम लोगों में से ऑलिव ऑयल कितने बार रोज कौन खाता है जरा पूछ लीजिएगा। जैतून का तेल तो भाई कभी बच्चों की मालिश के लिए कभी कभी सुनते थे आता था, लेकिन यहाँ तक 5 लोगों में अगर देखिए तो कोई कड़वा तेल और कोई वही सब खाने वाले लोग हैं। ये ऑलिव ऑयल से कौन सा देश का विकास और वो होगा, ठीक है, सरकार को अच्छा लग रहा है। और चौथी चीज ये है कि ब्रेड, पास्ता और चॉकलेट विदेशी महंगी हो जाएंगी, तो राम भरोसे मैकूलाल टाइप जो ढाबे हैं वहां शायद पास्ता आस्ता भी अब मिलने लगेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार इस पे खूब ढिंढोरा पीटने वाली थी, लेकिन आज वो कुछ मामला इसलिए हो गया है कि सब अजीत पवार की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये जो संसद का सत्र है, ये सबसे बड़ी पंचायत है, जहां की गूंज सारे देश में पहुंचती है। किसी भी बड़ी रैली से ज्यादा यहाँ से लोग अब सुनने लगे हैं, यहाँ पे लोगों की नजर रहती है, डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। ये इलेक्शन से जस्ट पहले का सत्र है, तो विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दृष्टि से आपकी एक टिप्पणी इस सत्र पे। जी बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार। और ये जो सरकार प्रोपेगेट कर रही है कि मदर ऑफ डील्स है या डील्स ऑफ ऑल डील्स है, ये मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से लोग लगातार लेख लिख रहे हैं, अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का तो मन नहीं करता है, क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि भारत में आंकड़े कौन से सही हैं, और उन आंकड़ों की उन्हीं इसे पीटे अधकचरे आंकड़ों को लेके लोग सरकार की तमाम गलतियों को, विफलताओं को, कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं। अपने उन लेखों से बताते हैं कि जो भारत है वो बहुत ही तरक्की के रास्ते पर है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बहुत ही लगातार मतलब बेहतर दिशा में है। लेकिन हकीकत देखिए, सारा इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारता है डॉलर। आपने डॉलर यूरो की स्थिति देख लीजिए। यूरो का छोड़िए, आप जो इंग्लैंड की करेंसी है उसकी पाउंड की तुलना में देखिए, कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ खड़े हैं हम। सब कुछ तो एक्सपोज कर दे रहा है। मुझे कौन अर्थशास्त्री बताएगा कि डॉलर जो है वो रुपए से मजबूत होता जा रहा है, और हम जो है, चाहे पाउंड हो चाहे यूरो हो, मजबूत होता जा रहा है। हमारी जो मुद्रा है वो कमजोर होती जा रही है और हमारी इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है। किसी भी मामले में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि आपके जीडीपी के आंकड़े सब फर्जी हैं। बढ़िया से बढ़िया अर्थशास्त्री जो हैं, जो खुले आंख में आंख डाल के बात करने वाले हैं, वो कहते हैं कि आपके आंकड़े फर्जी हैं, सब कुछ फर्जी है। अभी भाई मैं नहीं कह रहा हूं, रघुराम राजन ने कहा साफ साफ। बेचारे हार्वर्ड की पढ़ाने वाली गीता गोपीनाथन ने कहा कि जिस देश में पॉल्यूशन से 18% मौतें होती हों, वो क्या तरक्की क्या खाक करेगा, क्या तरक्की करेगा। लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। आपको मालूम है, दिल्ली में 800 का AQI है, 1000 का AQI है। सरकार 50-500 से ऊपर नापती नहीं है। लोग, बेचारा एक मासूम बच्चा 500 डेली वो 30 सिगरेट पी रहा है, इतना पोल्यूशन इनहेल कर रहा है। माने जिस दिन बारिश होती है उस दिन भी ये हाल है कि 30-40 सिगरेट का पोल्यूशन वो इनहेल कर रहा है। बच्चे और बूढ़े जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते हैं। हर कोई खांसता ना हो दिल्ली में, ऐसा हो ही नहीं सकता हो। हर कोई यहाँ एंटी एलर्जिक न खाता हो और कफ सिरप न पीता हो, ऐसा संभव है ही नहीं। आप देखिए, गीता गोपीनाथन हार्वर्ड में पढ़ाती हैं, वो संघ के विचारधारा से चलने वाले किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा 18% मौतें जो है ना वो पोल्यूशन से हो रही हैं। भारत क्या विश्वगुरु बनेगा? भारत की इकोनॉमी तो चारों खाने चित हो गई है। आप उन्होंने साफ साफ कहा, रघुराम राजन ने कहा कि आंकड़े नहीं है आपके, आप जो है
तमाम बातें कर रहे हो, कोई भी चीज आप स्पष्ट ढंग से देते नहीं हो, और तमाम नीतियों की बात कर रहे हो। रुपया दिनों दिन कमजोर हो रहा है और यहाँ लोग बता रहे हैं कि भारत जो है वो मजबूत हो रहा है। गजब की हालत है। आप समझाओ मुझे कन्विंस करिए, किसी को भी कन्विंस करिए जो तार्किक व्यक्ति है, जो रेशनल है। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। मनरेगा का नाम बदल देने से क्या, जी राम जी कर देने से क्या, वो एक उसमें आप बताइए ना, सारी चीजों के साथ समझौता कर दिया गया। जो एक बेहतरीन कानून था उसको आपने उसकी ऐसी की तैसी करके लिपापोती कर दी है। कोई भी मसला हो, SIR हो, तमाम तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। UGC का जो इक्विटी रेगुलेशन बिल है 2026, वो कमिटी थी, वो संसदीय समिति थी दिग्विजय सिंह की, और एक बस उन्होंने एक ही काम किया है कि 2012 की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस कमेटी ने OBC को इंक्लूड कर दिया है। OBC के जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर है, मालूम है आपको, 4% है। आबादी उनकी 60% है देश में, और उनका विरोध हो रहा है। अब इससे क्या है कि जो कोई भी इस बिल का विरोध करेगा वो एक्सपोज होगा, और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उसमें लोग कौन है, जिनकी कोई विचारधारा में स्पष्टता नहीं है, उनके जीवन में कोई फलसफा में स्पष्टता नहीं है। तो ये एक्चुअली ये सरकार का कहीं उसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 को मर गए। पिताजी OBC थे, माता दलित थी, और पायल तड़वी, तमाम ऐसे नाम है बच्चों के जो मेडिकल की एजुकेशन पढ़ रहे थे, तमाम डिस्क्रिमिनेशन से मारे गए। इसलिए मारे गए कि आपके जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, उनमें 4 OBC हैं। 4 में भी JNU की जो VC है वो कहा जाता है कि वो OBC हैं, लेकिन वो क्या है, श्री धूलीपुली पंडित हैं। कर्नाटका की एक ऐसी कास्ट है जिसको आप OBC क्या कहेंगे, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो लोकेशन है कास्ट की, भले वो OBC में आती है, लेकिन उनका OBC से कोई लेना देना नहीं है। वो ऑलमोस्ट अपर कास्ट एक लोकेशन की वाइस चांस। तो ऐसे ही लोगों को OBC कोटे, जो 4 का कोटा दिया गया, ऐसे ही लोगों को VC बनाया गया। इनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। कुल मिला के क्या मिलना है OBC को? कुछ नहीं मिलना है इस कमेटी से। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। कारण यह है कि विश्वविद्यालय सबसे कम इस देश में ऐसे स्पेस है जहां कोई समानता का मसला है। अब इस देश में 45-46 हजार प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें 90% जो मालिक हैं वो अपर कास्ट हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा भी स्पेस ना देने का मसला, जैसे दुर्योधन ने कहा था ना, दुर्योधन ने ही कहा था शायद बंटवारे में, महाभारत में, हो सकता है मैं, हाँ, उसी ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही वाला मसला है। एक्चुअली ये जो मसला है, ये समझाना चाहिए, जो भी थोड़ा सा भी तार्किक है, समता या बराबरी की बात सोचने वाला व्यक्ति है, वो सोचेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका विरोध तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस कमेटी से कुछ असर नहीं पड़ना है, उसके बाद इतना हो हल्ला है। क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो स्पेस है ना, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन का हो, वीमेन सेल पहले से ही थी, इसमें जोड़ा किसको गया है? वीमेन्स को। EWS भी जुड़ा हुआ है, अपर कास्ट पॉपुलेशन तो वैसे ही रिप्रेजेंटेड है। तो उसको, इसमें जो फियर फैलाया गया, पैनिक फैलाया गया है, ये एक पॉलिटिक्स है, और उसको जो लोग भी उसके पीछे हैं वो झूठ मूठ की पॉलिटिक्स के पीछे हैं। तो कुल मिला के ये जो पार्लियामेंट का सेशन होना है, देखिए सरकार लगातार एक्सपोज हो रही है। जनगणना पे बात हुई, जातिगत जनगणना पे, अभी आज के अखबार में था इनका कि हम सेकेंड राउंड में जातिगत जनगणना करेंगे। तो आपने जब कमिट किया तो फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं कर रहे हो? आप सेकेंड राउंड तक उसको क्यों ले जा रहे हो? ये सब मसले हैं। सरकार जो है किसी भी बात पर क्लियर नहीं है, चाहे वो SIR का मसला हो, जी राम जी हो, ये एंटी पुअर सरकार है। अब बताइए, आपने जिक्र किया अपने सवाल में कि कौन ओलिव ऑयल, इटली का ओलिव ऑयल कौन खा लेगा? इटली का ओलिव ऑयल, इटली का पिज्जा पास्ता कौन खाता है इंडिया में? यहाँ रोटी तो नसीब नहीं है, मैसर नहीं है। अडानी का नकली जो फॉर्चून का तेल है वो 200 रुपए किलो है। एक परिवार, आप पूछिए कि कितने परिवार यहाँ प्रोटीन वाली अरहर की दाल खा ले रहे हैं। देश में गैर बराबरी, जो 5 किलो आबादी में 80 करोड़ तबका जी रहा है, वो ओलिव ऑयल खाएगा? वो आड़ी पे बैठेगा? भारत की जो सबसे सस्ती कारें हैं, दुनिया में जो सबसे सस्ती कारें, भारत का जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है, उसका जो पहले तो 50% मारुति के पास था, अभी घट के 45 हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हुंडई है यहाँ पे वो बहुत बढ़िया और बहुत महंगी कारें बनाती है। वो भी इसी छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही कारें बनाती है, चाहे वो किया हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, टोयोटा की कंपनीज हो। सारी बातें करते हैं आप कि हम ऑडी और मर्सिडीज और तमाम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ बसेस तो रोडवेज की ठीक है नहीं। आपके यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि जो मुख्य जगह है, जैसे आपका इंडिया गेट है,
वो नहीं जुड़ पाया है आज तक आपके मेट्रो के कनेक्शन से। तो कुल मिला के ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं, प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। बेसिकली ये प्लान सब लोगों को बेवकूफ बनाने के हैं। पोल्यूशन पे इन्होंने कितना काम कर लिया, कितना इसको रिड्यूस कर लिया, कितना कम कर लिया, आप पता करिए। इतने लोग मरे गए हैं, इतनी हालत खराब थी जब पोल्यूशन पीक पे था, तो दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं था। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, कम से कम इससे पहले की सरकारें इसको कंट्रोल तो किए हुए थी। अब तो इनके ये बात नहीं कर पाते हैं। यमुना को सफाई की बात करते थे, गलत तस्वीरें, गलत आंकड़े पेश किया इन्होंने, हर जगह झूठ। तो ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, इसमें भी ये लोग रुकेंगे नहीं। पार्लियामेंट में सच्चाई को फेस नहीं करने जा रहे हैं, नहीं बजट पे कोई चर्चा होने जा रही है। सदन स्थगित होगा, ये भागते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे, इनके लिए कोई जगह नहीं है।